हेलो एवरीवन। तो आज हम मैथ का पीवाईक्यू देखेंगे क्वालिफायर या क्विज वन के लिए। तो लेट्स स्टार्ट। और हाँ, ये जो हम पीवाईक्यू देख रहे हैं, ये जनवरी 2025 में जो क्वालिफायर हुआ था उसी का ये पीवाईक्यूज है। और आपको इसका पीडीएफ, क्वेश्चन का पीडीएफ डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, तो आप वहाँ से भी चेकआउट कर सकते हैं। तो लेट्स स्टार्ट। तो सबसे पहले ये स्टार्ट हो रहा है क्वेश्चन नंबर 3 से। इसके पहले जो क्वेश्चन नंबर 1 और 2 था मैथ्स का, वो बस इंस्ट्रक्शंस था। तो रियल क्वेश्चन नंबर 3 से स्टार्ट हो रहा है। तो आगे तो क्वेश्चन है कि द कार्टेशियन प्रोडक्ट ए क्रॉस ए हैज 9 एलिमेंट। टू ऑफ द एलिमेंट ऑफ कार्टेशियन प्रोडक्ट आर 1,3 एंड 3,7। देन फाइंड द सम ऑफ ऑल एलिमेंट इन सेट ए। तो मेरे को दे रखा है कि ए क्रॉस ए में जो है 9 एलिमेंट्स है। तो ए में कितना एलिमेंट होगा? तो अगर किसी सेट ए में कितना एलिमेंट होगा? 3 एलिमेंट होगा। तभी ना, अगर हमारे पास कोई सेट है, ऐसे ऐसे कोई ए बी सी ऐसा कुछ होगा इसमें। अगर हमारे कोई सेट में अगर नंबर ऑफ एलिमेंट है कितना, एन नंबर ऑफ एलिमेंट है, और कोई बी सेट है उसमें एम नंबर ऑफ एलिमेंट है, तो ए क्रॉस में कितना नंबर ऑफ एलिमेंट होगा? एम क्रॉस एन। ऐसा होता था ना, ये कंसेप्ट है ना। तो वैसे ही अगर ए क्रॉस ए में 9 एलिमेंट है, तो ए में कितना होगा? 3। तभी ना होगा 3 इंटू 3 9 एलिमेंट होगा। ओके। तो हमें दे रखा है कि इसका ए क्रॉस ए का जो 2 एलिमेंट है वो है एक 1,3 और 3,7। तो हमें निकालना है कि सम ऑफ एलिमेंट ऑफ, यानी कि सेट ए में कितने कौन कौन से एलिमेंट है। तो जो एलिमेंट लिया गया होगा वो, ये जो सबसेट आया है ये ए से ही लिया गया होगा। तो ए हमारा कुछ ऐसा होगा 1, 3 और ये 7। कैसे? तभी ना, यहाँ पे 1, 3 से ये 1, ये एक एलिमेंट आया 1, 3, 3, 7 से 3, 7 और कुछ और भी सेट बन सकता है कि 1, 3 हुआ, 1, 7 हुआ, 3, 3, 7 वैसे। तो वैसे ए में कितना एलिमेंट है? ये 1, 3 और 7। तो सम क्या हो जाएगा? 7, 3, 10, 1, 11। सम इज 11। दैट्स इट। एंड देन है क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन है ये वेन डायग्राम पे। तो लेट्स रीड द क्वेश्चन। लेट एक्स बी द सेट ऑफ नेचुरल नंबर डिविजिबल बाय 100। एक्स है नेचुरल नंबर डिविजिबल बाय 100. Y is the set of natural number divisible by 25 and Z is the सबसेट ऑफ नेचुरल नंबर that are perfect square. तो हम देख लेते हैं एक्स वाई जेड क्या क्या है, यहाँ पे लिख लेते हैं। एक्स जो है वो क्या है? वो एक्स सेट ऑफ नेचुरल नंबर डिविजिबल बाय 100। डिविजिबल बाय 100 तो कौन कौन सा एलिमेंट आएगा इसमें? 100 आएगा, 200 आएगा, 300 एंड सो ऑन। वाई में कौन कौन से एलिमेंट्स आएंगे? वाई में सेट ऑफ नेचुरल नंबर डिविजिबल बाय 25 से डिविजिबल है 25 हो गया, 50, 75 एंड सो ऑन। आगे और भी एलिमेंट आते जाएंगे, 100। और जेड में कौन कौन से एलिमेंट है? जेड में सेट ऑफ नेचुरल नंबर डेट आर परफेक्ट स्क्वायर यानी कि 1, 4, 9, 16, 25, 36, 49, 64, 81 और 100। आगे बहुत सारे एलिमेंट्स आते जाएंगे। तो मैं क्या पूछ रखा है कि ये वेन कंसिडर द फॉलोइंग वेन डायग्राम, ए बी सी डी ये सब रीजन है वेन डायग्राम का। तो हमें बताना है कि ए 625 इज इन ई है ये वाला, और ये जी इज द एन एम्प्टी सेट। जी यानी कि ये तीनों का इंटरसेक्शन। ए एंड एफ आर एम्प्टी सेट और 25 इज इन एफ। तो सबसे पहले हम जी निकाल लेते हैं, जी के बारे में। तो जी क्या है? जी इज इंटरसेक्शन, ये तीनों रीजन में कॉमन है, यानी कि जी क्या है? कलर चेंज। जी क्या है? जी इज एक्स इंटरसेक्शन वाई इंटरसेक्शन जेड। तो क्या कौन कौन से एलिमेंट हो जाएंगे जो तीनों में हो? तो सबसे पहला एलिमेंट दिख रहा है हमें 100। वैसे ही फिर एक एलिमेंट हो जाएगा यहाँ पे, सो आएगा 20 का कितना 400 होगा, तो यानी कि 400 होगा। फिर 900 ऐसे
कुछ एलिमेंट आते जाएंगे ऐसे कुछ भी। तो ये 25 पे, हाँ इसमें भी आ जाएगा। ओके, तो हमें क्या लिखा है कि जी इज़ एन एम्प्टी सेट, लेकिन जी तो एम्प्टी नहीं है, जी में कुछ कुछ एलिमेंट आ रहा है, तो ये स्टेटमेंट क्या हो जाएगा, फॉल्स। और हमें क्या बताना है, नाउ कंसीडर द फॉलोइंग, यानी हमें मतलब कौन सा ऑप्शन सही होगा ये चूज करना है। फिर क्या, 625 इज इन ई, तो ई कौन सा रीजन है, ये वाई इंटरसेक्शन जेड का रीजन है, ये वाला रीजन, उसमें जी नहीं आना चाहिए। ओके, तो देखिए ई क्या है, ई है वाई और इंटरसेक्शन जेड, इंटरसेक्शन जेड उसमें से जी नहीं आना है, जी का रीजन हमें माइनस करना है। तो उस पर देखते हैं वाई इंटरसेक्शन जेड क्या होगा, वाई इंटरसेक्शन जेड, यानी कि इस दोनों में कॉमन क्या होगा, कॉमन कॉमन कुछ फाइंड आउट करें तो कुछ कॉमन आएगा इसमें, हाँ 100 आ रहा है इसमें, 100 है एलिमेंट, और भी बहुत सा एलिमेंट आएगा। हमसे पूछा गया कि 625 इसमें आएगा कि नहीं, तो 625 देखते हैं। 625 वाई में हमसे कहा जा रहा था कि 25 से डिविजिबल होना चाहिए, तो 625 ये तो डिविजिबल है 25 से, हाँ है। और ये जेड क्या था, कह रहा था कि ये एक परफेक्ट स्क्वायर होना चाहिए, तो क्या 625 एक परफेक्ट स्क्वायर है, ये 25 का स्क्वायर होता है 625, तो हाँ ये भी है, ये भी, यानी कि वाई को भी सेटिस्फाई कर रहा है, जेड को भी सेटिस्फाई कर रहा है, तो ये वाई इंटरसेक्शन जेड में होगा। उसमें से 625 इसमें तो है, मतलब हाँ ठीक है, लेकिन उसमें से जी, क्या ये जी में होगा, जी 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 जी, जी में ऐसा एलिमेंट आ रहा था 100 400, इसमें से इसमें 625 तो नहीं आएगा ना, इसीलिए ई है। तो हमें यही पूछा जा रहा था कि क्या क्या 625 ई में प्रेजेंट होगा, यानी 625 एक एलिमेंट होगा वाई इंटरसेक्शन जेड का, जिसमें ये जी वाला रीजन ना हो। तो वाई इंटरसेक्शन जेड में 625 आ रहा था, और ये जी वाले रीजन में भी नहीं है, क्योंकि जी में ना ये 625 का जैसा कोई नंबर आएगा ही नहीं, यानी 625 आएगा ही नहीं, 100 आएगा, 400 आएगा, और भी आगे का एलिमेंट आएगा, बट 625 नहीं आएगा। इससे मतलब इसे अगर हम देखें तो ये 625 माइनस ऐसे होता 100 400 और बहुत सारे एलिमेंट, लेकिन इसमें 625 नहीं आता, तो ये इसका आंसर होता है 625 ऐसे। ठीक है, आई होप आपको समझ में आ गया होगा। अगर आपको नहीं समझ में आया है तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, आई विल ट्राई टू रिप्लाई। ओके, और आगे का देखते हैं ऑप्शन क्या है, ए एंड एफ आर एम्प्टी सेट, और ए और एफ, तो ए क्या है, ये रीजन है, और एफ क्या है, ये वाला रीजन है। तो अगर देखें तो एफ क्या है, एफ है एक्स इंटरसेक्शन जेड का रीजन, उसमें से जी को माइनस करके एक्स इंटरसेक्शन जेड, ये एफ एफ है, माइनस ये जी को हटा देंगे इसमें से, तो हमारा ये एफ वाला रीजन आ जाएगा। तो हमारा एफ था एक्स इंटरसेक्शन जेड माइनस जी, एक्स इंटरसेक्शन जेड माइनस जी, तो ये दोनों का इंटरसेक्शन, तो कुछ इंटरसेक्शन आएगा, देखते हैं। एक्स और जेड में हाँ एक तो एलिमेंट आ रहा है 100, और भी कुछ एलिमेंट आएगा क्या, परफेक्ट स्क्वायर में 400 आ जाएगा, उसको तो और भी एलिमेंट्स आते रहेंगे। माइनस जी, जी में कैसा एलिमेंट आ रहा था, पीछे हमने देखा था 100 400 जैसा, 100 400 ऐसा एलिमेंट आएगा, ये दोनों एलिमेंट तो सेम जैसा आ रहा है, तो यानी हमारा एफ क्या हो जाएगा, एक एम्प्टी सेट, कि 100 ले हैं इसमें, फिर जी में से हटाना, 100 को हटाना पड़ेगा, तो ये दोनों कैंसिल आउट हो गया, तो ऐसा सारा ही एलिमेंट कैंसिल आउट होके हमारा जो एफ हो जाएगा, दैट्स कम आउट टू बी एन एम्प्टी सेट। ओके, अब फिर हमसे पूछा जा रहा था ए क्या होगा, तो ए क्या है, ये एक्स, एक्स में से अगर हम ये डी जी और ये एफ वाला रीजन हटा दे तो एक्स क्या है हमारा, नहीं नहीं ए निकालना है ना, ए, तो ए क्या है, ए है एक्स में से, एक्स वाले रीजन में से हम एफ हटा दें, जी हटा दें, या एफ हटा दें और ये एक्स इंटरसेक्शन वाई हटा दें, एक्स इंटरसेक्शन वाई को हटा दें, ये डी और जी दोनों ही हट जाएंगे, तो हमारा ए निकल जाएगा। तो हमें बताना है कि ए एक एम्प्टी सेट होगा या नहीं होगा। तो देखिए, तो हमारा ए जो रीजन था वो क्या है, एक्स माइनस एफ माइनस एक्स इंटरसेक्शन वाई। तो सबसे पहले हम देखते हैं एक्स इंटरसेक्शन वाई में क्या क्या आएगा, तो एक्स और वाई का इंटरसेक्शन में देखें तो ये दोनों में क्या क्या आएगा, 100 आएगा, 200 भी आएगा,
एंड 300 भी आएगा, ऐसे सो ऑन, सारा 400 भी आएगा और सारा ये एलिमेंट आते जाएगा। और एफ हम देखे थे क्या यहाँ पे ये 5 है, और एक्स हमारा क्या है, ये 100 है, 200 है, 300 है, यानी ये दोनों तो फिर से सेम हो गया। ये एक्स माइनस एक्स इंटरसेक्शन वाई, इसमें दोनों घटाएंगे तो क्या आ जाएगा, ये 5 आ जाएगा। तो हमारा ए और एफ दोनों ही क्या है, एक एम्प्टी सेट है। ए एंड एफ आर एम्प्टी सेट, एंड यस ये सही है। और ये 625 इज इन ई, हाँ ये भी सही है, हमने देखा था। एंड 25 इज इन एफ, हमारा एफ तो क्या है, एक एम्प्टी सेट है ना, तो इसमें 25 कैसे हो सकता है, इसलिए ये भी फॉल्स है। ओके, आई होप आपको समझ आया होगा। एंड देन हम मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 5। तो क्वेश्चन नंबर 5 क्या कह रहा है, विच ऑफ द फ्लोइंग ऑप्शन इज और आर ट्रू फॉर द रिलेशन, कौन सा ऑप्शन सही है। तो मेरे पास ये R1 हमें दे रखा है, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू 1, तो हमें बताना ये रिफ्लेक्सिव सिमेट्रिक ट्रांजिटिव इक्विवेलेंस, तो क्या क्या होगा। ओके, सबसे पहले हम देखते हैं रिफ्लेक्सिव पे, चेक करते हैं। रिफ्लेक्सिव क्या क्या कहता है कि अगर हमारा ए कोमा ए बिलोंग करना चाहिए आर को, तो सेम एलिमेंट होना चाहिए, तो इसमें क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर वाई की जगह, तो 2x स्क्वायर इक्वल टू 1 हो जाएगा। तो हमारा x इक्वल टू क्या हो जाएगा, प्लस माइनस रूट 1/2। तो हमारा ये वाला तो नहीं आया ना, मतलब ये तो कुछ और ही आ गया, ये आना चाहिए था, ये दोनों मिला के 1 आना चाहिए था, यानी हमारा ए स्क्वायर को 1 आना चाहिए था ऐसा, लेकिन ऐसा तो कुछ हुआ नहीं और कुछ दूसरा ही आ गया, यानी हमारा एक्स स्क्वायर तो हाफ आ गया, तो ये रिफ्लेक्सिव नहीं है। और बी सिमेट्रिक, सिमेट्रिक है कि नहीं ये चेक करना है। तो सिमेट्रिक क्या होता है, अगर हमारा ए कोमा बी बिलोंग कर रहा है आर को, तो हमारा बी कोमा ए भी आर को बिलोंग करना चाहिए। तो अगर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर 1 है, तो हमारा वाई स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर भी 1 होगा क्या, हाँ होना ही चाहिए, क्योंकि एडिशन में अगर हम 3+5 करें या 5+3 करें, दोनों का आंसर तो सेम ही आता है ना, तो ये सिमेट्रिक तो होगा। और ये ट्रांजिटिव होगा क्या, तो ट्रांजिटिव देखते हैं हम नेक्स्ट पेज में। तो ट्रांजिटिव देखते हैं क्या है, अगर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर 1 है, तो ट्रांजिटिव क्या कहता है कि अगर हमारा ए कोमा बी बिलोंग कर रहा है आर को, और बी कोमा सी बिलोंग कर रहा है आर को, तो हमारा ए कोमा सी भी आर को बिलोंग करना चाहिए। तो वैसे अगर हम देखें एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर 1 है और वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर 1 है, तो क्या हमारा एक्स स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर भी 1 होगा, ऐसा हमें पता करना है कि होगा कि नहीं। तो अगर हम दोनों को माइनस कर दें, यानी हम इसमें y का कोई फैक्टर नहीं है, इसलिए अगर हम दोनों को माइनस कर दें तो क्या आ जाएगा, एक्स स्क्वायर माइनस जेड स्क्वायर इक्वल टू 0। यहाँ से क्या आ गया, x इक्वल टू जेड। तो ऐसा कुछ नहीं आया कि एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर 1, और हमें क्या आ गया कि हमारा x और z बराबर होगा, यानी कि ये यानी कि वाई स्क्वायर प्लस यहाँ पे एक्स स्क्वायर वो इक्वल टू 1 होगा। तो हमारा ट्रांजिटिव ये नहीं हुआ, क्योंकि ऐसा एक्स कोमा जेड आना चाहिए था 1 के बराबर, जो कि नहीं आया है। ओके, इसीलिए हमारा ये ट्रांजिटिव नहीं है। अगर हमारा ट्रांजिटिव नहीं है और रिफ्लेक्सिव भी नहीं है, तो क्या ये इक्विवेलेंस रिलेशन होगा। तो इक्विवेलेंस रिलेशन वो होता है जो कि रिफ्लेक्सिव भी हो, सिमेट्रिक भी हो, ट्रांजिटिव भी हो, बट ये ना ही रिफ्लेक्सिव है ना ही ट्रांजिटिव है, इसीलिए ये इक्विवेलेंस भी नहीं होगा। तो हमारा करेक्ट ऑप्शन क्या है, सिमेट्रिक रिलेशन ओनली। एंड आगे क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 6, विच ऑफ द फ्लोइंग रिलेशन इज 1-1 फंक्शन। तो 1-1 फंक्शन हमें बताना कि कौन कौन सा होगा। एक ऑप्शन है x प्लस वाई ग्रेटर देन 2, बी एक्स ग्रेटर देन वाई, एक्स प्लस वाई इक्वल टू 12 और y इक्वल टू एक्स स्क्वायर। तो हमें एक चीज़ बताना चाहेंगे कि जो हमारा ये दोनों क्या है कि इनइक्वालिटी है, इनइक्वालिटी इज नेवर अ फंक्शन। इक्वालिटी हमारा फंक्शन नहीं होता है, तो अगर हमारा ये फंक्शन है ही नहीं, तो हम इस पे 1-1 फंक्शन या ऑन टू फंक्शन क्यों ही देखेंगे। तो हमारा सबसे पहले ये दोनों ऑप्शन ही रिजेक्ट हो जाता है, क्योंकि ये एक इनइक्वालिटी है, फंक्शन नहीं है। तो अगर हम अपना सी ऑप्शन देखें और डी, तो इसे हम दो तरीके से सॉल्व कर सकते हैं। तो हमारा मतलब एक तरीका होगा कि हम ग्राफिकली देखें। तो हम जानते हैं, मतलब जो मैथ बैकग्राउंड से होंगे स्टूडेंट को पता होगा कि ये x प्लस वाई इक्वल टू 12 एक लीनियर ग्राफ आता है, ऐसे स्ट्रेट लाइन ग्राफ होता है,
कैसे भी बन सकता है, बस रफ फिगर लिए हैं। और ये x इक्वल टू वाई स्क्वायर क्या होता है, एक पैराबोला होता है। तो 1 फंक्शन के लिए एक टेस्ट होता है हॉरिजॉन्टल लाइन टेस्ट, हॉरिजॉन्टल लाइन टेस्ट। यानी हम एक हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रॉ करते हैं, अगर वो बस ग्राफ को हमारे बस एक पॉइंट पे मतलब कट करता है तो वो फंक्शन ऑन वन होगा, यानी कि ओनली 1 पॉइंट पे कट करता है तो वो फंक्शन हमारा 1 होगा। और अगर 2 पॉइंट पे, 2 या 2 से ज़्यादा पॉइंट पे कट कर रहा है तो वो 1 नहीं होगा। तो अगर हम यहाँ पे एक हॉरिजॉन्टल लाइन ऐसे ड्रॉ करें तो हमारे ये जो ग्राफ है इसको ये बस एक पॉइंट पे काट रहा है, और अगर हम यहाँ पे ड्रॉ करें तो ये ग्राफ जो है ये 2 पॉइंट पे काट रहा है। इसीलिए ये जो हमारा ये सी ऑप्शन था, ये डी ऑप्शन था, इसीलिए हमारा डी ऑप्शन नहीं होगा 1 बस हमारा सी ऑप्शन होगा 1। ओके, तो जिनको ग्राफ से समझ आ गया है वेल एंड गुड, एंड जिनको नहीं आया है तो उनके लिए हम दूसरा मेथड बता देते हैं। मेथड, ये जो मेथड 2 है वो मतलब उन्हीं को समझ में अच्छे से आएगा जिन्होंने मतलब 11th-12th में मैथ थोड़ी बहुत भी पढ़ रखी है। तो एक मतलब अगर आपको नहीं पता है तो आप एज ए कॉन्सेप्ट लिख लीजिए कि अगर हमारा स्लोप यानी कि dy/dx चेंजेस साइन, तो वो हमारा 1 फंक्शन कभी नहीं होगा। अगर हमारा dy/dx डज नॉट चेंज साइन, तो हमारा वो फंक्शन ऑलवेज 1 फंक्शन होगा। तो इसको हम प्रूफ करते हैं हमारे इसी एग्जाम्पल से। तो हमारा ये मतलब सी क्या था, x + y = 12। तो हमारा सी था x + y = 12 और डी था y = x²। तो अगर हम dy/dx निकालेंगे तो इसका डिफ्रेंशिएशन क्या हो जाएगा, 1 + dy/dx इक्वल टू, इसका डिफ्रेंशिएशन हो जाएगा 0, यानी dy/dx हमारा क्या आएगा, -1। ठीक है, और इसका dy/dx क्या आ जाएगा, dy/dx क्या आ जाएगा, 2x। ठीक है, तो अगर हम देखें तो हमारा ये जो सी वाला सी ऑप्शन सी है उसका जो dy/dx है वो हमेशा ही नेगेटिव होगा। नेगेटिव ही है मतलब कभी भी अपना ये कभी पॉजिटिव तो होगा नहीं, मतलब क्या -1 कभी +1 में चेंज हो सकता है, ऐसा नहीं हो सकता ना। तो ये हमेशा नेगेटिव है, ऑलवेज नेगेटिव। और हमारा ये dy/dx ये डी में निकला है 2x। अगर हम x की जगह 1 ले तो हमारा dy/dx क्या हो जाएगा, 2। अगर हम x की जगह -1 लेते हैं तो हमारा dy/dx क्या आ जाएगा, -2। यानी हमारा dy/dx क्या कर मतलब अकॉर्डिंग टू द वैल्यू ऑफ x वो अपना जो है साइन वो चेंज कर लेगा। इसीलिए हमारा ये डी ऑप्शन करेक्ट नहीं होगा, क्योंकि ये अपना साइन चेंज कर रहा है, इसीलिए कभी भी 1 फंक्शन नहीं होगा। ओके, तो ये क्या मतलब अगर हम x को 1 रखे हैं तो ये 2 हो गया, अगर हम x को 2 रख दें, 3 रख दें तो ये पॉजिटिव वैल्यू आएगा। लेकिन अगर हम x में कुछ नेगेटिव वैल्यू डाल दें जैसे कि -1, -2, -3 तो ये dy/dx हमारा क्या आ जाएगा, उसके अकॉर्डिंग नेगेटिव आता जाएगा। तो मतलब ये साइन तो चेंज कर रहा है, और हम यहाँ क्या बताएं कि अगर dy/dx हमारा साइन चेंज करता है तो 1 फंक्शन कभी नहीं होगा। ओके, बस इतना ही था। ये दोनों ही मेथड, जिनको जो मेथड अच्छा लगे आप उसे फॉलो कर सकते हैं। तो हमारा क्वेश्चन नंबर 6 होता है खत्म, एंड देखते हैं क्वेश्चन नंबर 7। तो 7 और 8 एक कॉम्प्रीहेंशन टाइप क्वेश्चन है। सपोज दैट L1 एंड L2 आर लाइन इन द प्लेन, L1 और L2 क्या लाइन है, with the x intercept of L1 and L2 are 2 and -1 respectively, and the respective y intercept are -3 and 2. Check whether the L1 and L2 intersect. तो हमें अगर पता करना है कि L1 और L2 कहाँ इंटरसेक्ट करेगा तो उसके लिए पहले हमें इक्वेशन चाहिए लाइन का, और लाइन का इक्वेशन के लिए हमें ये इंटरसेप्ट दे रखा है। तो हमारे पास हम जानते हैं कि अगर स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म होता है तो एक ऐसा फॉर्म होता था ना, x/a + y/b = 1, जहाँ पे ये a होता था x इंटरसेप्ट और ये b होता था y इंटरसेप्ट। तो उसी तरह हम L1 का अगर इक्वेशन लिखे तो क्या हो जाएगा, x क्या है 2 + y इंटरसेप्ट दे रखा है -3 = 1, और L2 क्या हो जाएगा x
-1, L2 का क्या है एक्स इंटरसेप्ट -1 ही है, प्लस y/2 इक्वल टू 1। तो इस दोनों को अगर हम सिंप्लीफाई करेंगे तो हमारा ये दोनों इक्वेशन आ जाएगा। इसे हम तो आगे लिख देते हैं आगे वाले पेज पे। तो ये हो जाएगा, ये दोनों यहाँ पे लिख दिए हैं। ओके, तो हमें क्या निकालना था, इंटरसेक्शन पॉइंट निकालना था। चूज द पॉइंट वेयर L1 एंड L2 इंटरसेक्ट। तो कैसे हम निकाल सकते हैं, तो इसको निकालने का तरीका होगा कि हम कोई एक एलिमेंट सेम कर लेते हैं। अगर हम इसे और सिंप्लीफाई करें L1 को तो क्या हो जाएगा, 3x - 6 इक्वल टू 2y। 2 से डिवाइड कर दें, नहीं करना चाहिए आई थिंक। तो अगर हम इसे L2 को अगर हम 2 से मल्टीप्लाई कर दे पूरे क्वेश्चन को तो क्या आ जाएगा, 4x + 4 इक्वल टू 2y। और अगर हम दोनों को माइनस कर लें तो क्या हो जाएगा, ये दोनों कट जाएगा, ये आएगा -x - 10 इक्वल टू 0, यानी x इक्वल टू -10। तो हमारा y क्या आ जाएगा, y इक्वल टू क्या था, अगर हम इस L2 से निकालें यहाँ पे y तो क्या हो जाएगा, 2x + 2 यानी कि 2 इंटू -10 + 2 इक्वल टू -20 + 2 यानी कि -18। तो हमारा x आ गया -10 और y आ गया -18। तो इंटरसेक्शन पॉइंट क्या निकल गया, -10 और -18, ये ऑप्शन नंबर सी। ओके, अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 8। इफ थीटा इज द एंगल बिटवीन L1 एंड L2 देन tan थीटा इज इक्वल टू, तो हमें यहाँ पे tan थीटा पूछ रखा है। तो tan थीटा निकालने के लिए एक मतलब फॉर्मूला होता है जो हम यहाँ पे लिख देते हैं। अगर किसी दो एंगल मतलब दो लाइन के बीच में हमें एंगल निकालना है तो उसका होता है m2 - m1 अपॉन 1 + m1 m2, यानी कि दोनों का स्लोप और ये tan थीटा का फॉर्मूला जैसा। अगर आप मैथ बैकग्राउंड से हैं तो आपने ये फॉर्मूला पहले भी देखा होगा, अगर नहीं है तो हम कहेंगे कि आप इसे याद रखें, ध्यान में रखें, ये फॉर्मूला आपको काम आएगा। इसका मॉड होता है बेसिकली। ओके, तो अगर हम m1 देखें तो इसका स्लोप क्या आ जाएगा, m1 कितना आएगा, इसका स्लोप आ जाएगा y इक्वल टू mx का होता है ना, यहाँ पे 3/2 आ जाएगा। इसे मतलब कैसे पता किए हम, इसको 2 से, ये जो L1 है इसको पूरे को 2 से डिवाइड कर दिया तो क्या आ गया, ये 3x 3/2x - 6/3 इक्वल टू y। हमारा क्वेश्चन होता है ना y इक्वल टू mx, तो ये m है ना 3/2, और यहाँ से m2 कितना निकल जाएगा 2, y इक्वल टू mx + c, तो हमारा m2 कितना आ गया 2। तो अगर हम यहाँ पे माइनस करेंगे तो क्या आ जाएगा, 2 - 3/2 अपॉन 1 + 2 इंटू 3/2। तो इसे निकालेंगे क्या आएगा, 4 - 3 यानी कि 1/2 यानी 1/2, 1 + 2 से 2 कट गया यानी कि 314 यानी कि आ जाएगा 1/8। ओके, और हमारा ऑप्शन क्या क्या था देखिए, थीटा इक्वल टू 1/8, तो ये ऑप्शन नंबर ए। ओके, आप इस फॉर्मूले को जरूर से ध्यान में रखिएगा, मतलब आगे ही काम आएगा आपको। एंड अब आगे है क्वेश्चन नंबर 9 एंड 10, उसके लिए कॉम्प्रीहेंशन दे रखा है, तो हम रीड करते हैं कॉम्प्रीहेंशन क्या है। कंसीडर 2 ट्राइंगल्स ABC एंड PAB विथ कोऑर्डिनेट A 4,3, एंड हम इसे अंडरलाइन कर लेते हैं। एक ट्रायंगल है ABC और PAB जिसका कोऑर्डिनेट है ऐसे दे रखा है C एंड P। द एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC इज 4 टाइम्स द एरिया ऑफ ट्रायंगल PAB, यानी एरिया ऑफ triangle ABC is 4 times the area of triangle PAB। ऐसा क्वेश्चन में दे रखा है, तो हमें बताना है कि एरिया क्या होगा ट्रायंगल ABC का, और यहाँ पे P का कोऑर्डिनेट पूछ रखा है कि P T के टर्म में है। तो पहले अगर हम मतलब अगर इसका फॉर्मूला देखें, कोई भी एरिया ऑफ ट्रायंगल निकालने का फॉर्मूला क्या होता है, तो एरिया ऑफ ट्रायंगल निकालने का फॉर्मूला होता है हाफ, मतलब कोऑर्डिनेट के टर्म्स में, जो हमें लेक्चर्स में भी बताया गया था प्रोफेसर्स के द्वारा। तो ये ऐसा होता था x1 y2 - y3 प्लस x2 ये y3 माइनस y1 प्लस x3 y1 माइनस
y2। इसे याद रखने का एक अच्छा तरीका हम ये बताएंगे कि जैसे यहाँ पे आप 1 2 3 ऐसे याद मतलब ऐसे सीक्वेंस में तो पता ही है सबको। तो अगर जब हम फर्स्ट लिख रहे हैं तो यहाँ पे 1 आया, ठीक है, तो 1 के बाद क्या आएगा 2 और 3, तो x1 जब हम लिए तो हम लेंगे y2 माइनस y3। फिर जब हम 2 पे आए तो जब हम यहाँ पे 2 पे आए तो हम यहाँ पे 2 पे आए तो फिर हम इसके आगे वाला लेंगे, इसके आगे क्या है 3, और फिर ये फिर रिवर्स में चला जाएगा 1। 2 है तो आया फिर 3 फिर 1। फिर जब हम 3 पे चले गए तो फिर इसके रिवर्स में क्या आएगा, तो यहाँ पे 3, फिर इसके रिवर्स में यानी इधर से डायरेक्ट इधर 1 और 2। तो ऐसे मतलब हम समझ सकते हैं कि हमें क्लॉकवाइज ऑर्डर लेना चाहिए, 1 2 3 1 2 से अगर हम फिगर में बताएंगे तो आपको समझ में आ जाएगा। 1 मिनट। तो अगर हम इसे ड्रॉ करें इस ट्रायंगल के एरिया को, अगर इसे नहीं समझ में आया है तो हम अभी एक मतलब ड्रॉ करेंगे फिगर आपको उससे ट्रायंगल का, उससे आपको समझ में आ जाएगा कि कैसे हमें ये क्लॉकवाइज याद रख सकते हैं। तो अगर हम ये ड्रॉ करें ट्रायंगल, ये है ए बी एंड सी, और हमारा जो ट्रायंगल है वो पी ए बी है, यानी बेस उसका ए बी है और एक ऐसे बनेगा, मतलब ये ऐसे कुछ। तो ये है ट्रायंगल पी ए बी और ए बी सी। तो ए का कोऑर्डिनेट दे रखा है 4,3, बी का कोऑर्डिनेट दे रखा है 2,2 और सी का कोऑर्डिनेट दे रखा है 8,3 एंड पी का कोऑर्डिनेट है t,t²। ओके, तो अगर हम इस फॉर्मूला के अकॉर्डिंग लिखें ये ए बी सी के ट्रायंगल का एरिया और पी ए बी का इस रिलेशन में, तो कैसे आएगा ये, इस फिगर को हम कॉपी कर लेते हैं। तो हमें ये दे रखा था कि एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी सी इक्वल टू 4 टाइम्स एरिया ऑफ ट्रायंगल पी ए बी, और हमें मतलब एरिया ऑफ ट्रायंगल का फॉर्मूला भी यहाँ पे आप इसे कॉपी में लिख लीजिए। अभी हम इसका यूज करके यहाँ पे समझाएंगे कैसे हम ये कोऑर्डिनेट्स लिख रहे हैं। ओके, आप नोट डाउन कर लीजिए इसे। तो सबसे पहले क्या होता था, हाफ, ये एक मॉडुलस है और ये x1 लेंगे सबसे पहले। तो अगर हम इसको माने a को यहाँ से a से स्टार्ट कर रहे हैं हम, तो ये x1 हमारे लिए ये है x1, ये x2, ये x3 है। वैसे ही y1 y2 y3 हो जाएगा। तो x1 हम सबसे पहले लिए हैं 4, तो हमें क्या लिखना पड़ेगा y2 माइनस y3, यानी कि ऐसे ऐसे क्लॉकवाइज कैसे होता है, क्लॉक कैसे चलता है, ऐसे चलता है ना, तो हमें एंटी क्लॉकवाइज में जाना है, नहीं ऐसे पीछे की तरफ। तो ये x1 है तो हमें लेना है y2 माइनस y3, तो ये y2 है और ये y3 है, तो हम कैसे जा रहे हैं, एंटी क्लॉकवाइज जा रहे हैं, ऐसे एंटी क्लॉकवाइज। हम x1 लिए तो हम जाएंगे फिर y2 माइनस y3, 2 माइनस 3 यानी कि -1, फिर प्लस x2 लेना था, x2 क्या है 2, फिर हम जाएंगे एंटी क्लॉकवाइज में, तो क्या होगा, ये x2 ले लिए, हमें लेना पड़ेगा अब ये x2 वाला नहीं लेना है y, अब हमें दूसरा y लेना है, यानी कि y3 माइनस y1, एंटी क्लॉक में गए y3 माइनस y1 यानी 3 माइनस 3 यानी कि 0, प्लस फिर हमें लेना है x3, x1 ले लिए, x2 ले लिए और x3 लेंगे तो क्या है 8, उसके बाद फिर हमें लेना है ये वाला, इसका y नहीं लेना है, जो दूसरा छूट गया y यानी ये, और ये लेंगे 3 माइनस 2 यानी कि 1। अभी भी हम कैसे चले, एंटी क्लॉकवाइज में चले। तो वैसे ही जिसका x ले रहे हैं उसका y नहीं लेना है, बाकी बचा हुआ का दोनों y लेना है, ऐसे ही आप याद रखिएगा। तो अब हम देखेंगे पी ए बी का कोऑर्डिनेट लिखेंगे, तो 4 इंटू हाफ ऑफ पी ए बी है। ओके, तो इसमें भी हम एंटी क्लॉकवाइज में चलेंगे, तो हमारे लिए हो जाएगा x1, ये x2 और ये x3 हो जाएगा। अब जब हम p का देख रहे हैं तो सबसे पहले लिखेंगे ये x का t है ब्रैकेट में, अब इसका y नहीं लेना है, हम क्या लेंगे y2 माइनस y3 यानी कि 2 माइनस 3 यानी कि -1, प्लस अब हम x2 लेंगे यानी कि 2, ऐसे ही फिर यहाँ पे होगा, इसका y नहीं लेना है 3 माइनस t², फिर यहाँ पे ये ले लिए, अब आएगा 4। अब हम किसको मैनेज करेंगे, हम 4 ले लिए, अब इसका y नहीं लेना है, t² माइनस 2। अब इसे हमें सिंप्लीफाई करना है, ये हाफ से ये हाफ कैंसिल आउट हो गया और ये मॉड में है, मतलब पहले इसको सिंप्लीफाई कर लेंगे उसके बाद, तो क्या होगा, ये -4
प्लस 0 प्लस 8 का मॉडुलस इक्वल टू 4 इंटू ये माइनस टी प्लस 3 इंटू 2 6 माइनस 2t² प्लस 4t² माइनस 8 से सिंप्लीफाई कर लेंगे। ये 8 माइनस 4 4 आ गया, मॉडुलस लेने के बाद तो 4 ही आएगा। ओके, उसके बाद है ये 4 इंटू ये हम देखेंगे तो हो जाएगा 2t² और ये माइनस टी एंड माइनस टी माइनस 2, तो हमारे पास ये इक्वेशन आ गया। तो ये 4 और ये 4 कैंसल आउट हो गया, तो हमारे पास ये आ गया 2t² माइनस टी माइनस 2 का मॉडुलस इक्वल टू 1। और अगर आपको नहीं पता है तो अगर हम बता दें, अगर कोई मॉडुलस x है इक्वल टू कोई कांस्टेंट है, कांस्टेंट a इक्वल टू क्या हो सकता है, ये 1 2 3 कुछ भी हो सकता है। तो ये जो मॉडुलस खुलता है तो ये x इक्वल टू क्या हो जाएगा, जब ये मॉड खुलेगा ये हो जाएगा प्लस माइनस से, यानी कि एक बार हम जैसे कि एग्जांपल अगर हम लेते हैं कि मॉडुलस x इक्वल टू 4 आया हमें, तो जब हम ये x खोलेंगे तो ये क्या हो जाएगा, मॉड को जब हम ओपन करेंगे तो आएगा प्लस माइनस 4, यानी x एक बार 4 होगा और एक बार x माइनस 4 होगा, यानी कि x का 2 वैल्यू आएगा। तो ये मॉडुलस का कंसेप्ट होता है। अगर आपको नहीं याद है तो आप इसे मतलब लिख लीजिए कहीं पे और इसे याद रखिएगा। ओके, तो वैसे अगर हम इसे खोलेंगे तो क्या आ जाएगा, इक्वेशन 2t² माइनस टी माइनस 2 इक्वल टू प्लस माइनस 1, यानी एक बार हम क्या लेंगे, प्लस 1 लेंगे और एक बार माइनस 1 लेके दोनों इक्वेशन बनाएंगे। तो अगर हम दोनों इक्वेशन यहाँ पे बनाएं, अगर हम एक बार प्लस माइनस 2 माइनस टी माइनस 2 इक्वल टू 1, एक बार 2t² माइनस टी माइनस 2 इक्वल टू माइनस 1, यहाँ से अगर हम सिंप्लीफाई करें तो हमारे पास इक्वेशन क्या आ जाएगा, 2t² माइनस टी ये माइनस 3 इक्वल टू 0, 2t² माइनस टी माइनस 2 प्लस 1 माइनस 1 इक्वल टू 0। तो हम इसका रूट्स निकालें तो क्या आ जाएगा, इसका रूट्स निकालने के लिए आप एक सीधा चार फॉर्मूला भी यूज कर सकते हैं, जैसे कि वो था ना, ये माइनस बी प्लस माइनस रूट अंडर बी स्क्वायर माइनस 4ac बाई 2a, ये फॉर्मूला यूज कर सकते हैं। या फिर आप एक क्या कहते हैं मिडिल टर्म स्प्लिटिंग का भी लगा सकते हैं, आपको जो अच्छा लगे वहां से आप इसका रूट्स निकालिएगा। तो अगर हम यहाँ पे हम यूज कर रहे हैं मिडिल टर्म स्प्लिटिंग का, तो क्या आ जाएगा, यहाँ पे ये 6 है तो 6 2 इंटू 3 को हम कैसे तोड़ें कि यहाँ पे माइनस 1 आ जाए, तो हम क्या कर सकते हैं, 2 माइनस 3 इक्वल टू माइनस 1 आ जाएगा ना। हाँ, तो बस इसे ही तोड़ लेते हैं इसे। ओके, 2t² माइनस 2t प्लस 3t। ओके, नहीं तो फिर ये 3 माइनस 3 इक्वल टू 0, एक मिनट मैच हो रहा है क्या, 3 माइनस 2 क्या आ जाएगा, प्लस 1 आ जाएगा, यानी हमें यहाँ पे ये चेंज करना पड़ेगा, यहाँ पे हो जाएगा ये 3t प्लस 2t। तब जब अब हम इसे माइनस करेंगे तो 3 माइनस 3 प्लस 2 क्या आ जाएगा, माइनस 1 और ये क्या कहता है 3 इंटू 2, तो यहाँ पे मतलब माइनस 3 इंटू 2 इक्वल टू 6 आ जाएगा, जो इधर से आ रहा था, और ये माइनस 3 इंटू 2 ये भी 6 आ रहा है, यानी कि ये सही स्प्लिट किए हैं हम। तो यहाँ सब कॉमन लेंगे तो क्या आ जाएगा, ऐसे टी कॉमन आएगा तो 2t माइनस 3, यहाँ से प्लस में भी 2t माइनस 3 इक्वल टू 0। तो हमारा रूट्स क्या आ जाएगा, 2t माइनस 3 और ये t प्लस 1 इक्वल टू 0, तो t इक्वल टू आ गया 3/2 कोमा माइनस 1। और यहाँ से अगर हम देखें तो क्या क्या हमारा रूट्स आ रहा है, इसे हम बाय सीधा चार फॉर्मूला बता देते हैं, इसे हम मिडिल टर्म से बताए थे और इसे अभी सीधा चार फॉर्मूला से बता देते हैं कैसे। तो यहाँ पे हमारा जो b है, यहाँ पे b क्या है, यहाँ पे ये a इक्वल टू 2 है, b इक्वल टू -1 है और c इक्वल टू भी क्या है -1 है। तो अगर हम वो लगाए फॉर्मूला तो हमारा t इक्वल टू क्या आ जाएगा -b, यानी कि माइनस ऑफ -1 प्लस माइनस अंडर रूट b स्क्वायर, यानी कि इसका स्क्वायर -1 का स्क्वायर माइनस 4ac, 4a क्या है 2 और c क्या है -1 अपॉन 2a, 2 इंटू a यानी कि 2 2 जा 4।
तो हमारा रूट टी का वैल्यू क्या क्या आ जाएगा, 1 प्लस माइनस 4 टू ज़ा 8, 1, ये माइनस माइनस मल्टीप्लाई क्या हो जाएगा, प्लस 4 टू ज़ा 8 बाय 4, तो ये क्या आ गया, 8 1 9, 9 का रूट निकाले तो 3, 1 प्लस माइनस, एक मिनट इसे यहाँ नहीं लिखते हैं, तो क्या हो जाएगा 1 प्लस माइनस 3/4, तो हमारा टी का वैल्यू क्या आ जाएगा, टी इक्वल टू एक बार होगा 1 प्लस 3/4 कोमा 1 माइनस 3/4, तो टी का वैल्यू क्या क्या आ जाएगा, 314/4 यानी कि 1 और माइनस 2/4 यानी कि -हाफ, तो हमारा टी इक्वल टू यहाँ से आ गया 1 कोमा -1/2। तो हमारा टी का क्या क्या वैल्यू आ रहा है कि ये दो, ये और पीछे इधर से आ रहा था -1 कोमा 3/2, इधर से आ रहा था -1 कोमा 3/2, और हमें ऑप्शंस में क्या दे रखे थे, इधर ऑप्शंस में ऑल पॉसिबल वैल्यू ऑफ पी, पी का क्या क्या पॉसिबल वैल्यू है, टी कोमा टी स्क्वायर है, ओके। तो हमारा जो पी है, वो है टी कोमा टी स्क्वायर। तो और जब हम ऑप्शंस में देखे थे, हमें यहाँ पे अगर ऑप्शंस दिखाएं, तो ऑप्शन में जो सारा टी का वैल्यू है वो सारा क्या एक न्यूमेरिकल वैल्यू, जैसे कि 0 2 -2 और -1, यहाँ पे कोई भी फ्रैक्शन वाला वैल्यू नहीं है, जबकि हमें जो आंसर आया उसमें फ्रैक्शन वाला वैल्यू भी आ रहा है। तो अकॉर्डिंग टू ऑप्शन अगर हम देखें, तो अगर हम टी को या तो 1 ले या -1, तो हमारा टी स्क्वायर क्या आएगा, टी स्क्वायर आएगा, टी स्क्वायर क्या आ जाएगा, 1 लेंगे तो ये 1 ही आ जाएगा, -1 का 1 ही आ जाएगा, तो हमारा जो पी निकलेगा वो क्या हो जाएगा, पी या तो 1 कोमा 1 होगा, या पी हमारा -1 होगा। तो देखते हैं कौन सा ऑप्शन हमारा इसमें फिट आएगा, 1 1 नहीं है इसमें, -1 1, एक ही ऑप्शन यहाँ पे मतलब ऑप्शन से मैच कर रहा है। अगर और भी ऑप्शन होता फ्रैक्शन वाला भी, तो हम उसमें यहाँ पे कंसिडर करते, बट अगर वैसा नहीं आ रहा है ऑप्शन, इसमें है ही नहीं, तो हम जो ऑप्शन था उसके अकॉर्डिंग हम यहाँ पे टिक कर दिए। अभी क्वेश्चन नंबर 10 तो हो गया। अब हमें पूछ रहा है कि ट्रायंगल का एरिया, एबीसी का क्या एरिया होगा, तो एबीसी का एरिया अगर हम यहाँ से हम निकाल रहे थे ना, तो ये क्या आया था यहाँ पे, क्या आया था, अगर हम इतना इतना ही देखें तो, मतलब ये इतना पार्ट देखें, तो ये क्या एरिया आ रहा था, ये अगर यहाँ पे अगर ये बस इतना होता तो ये कैसा हो जाता, ये हाफ होता और यहाँ पे आ जाता 4, 8 -4 4 हो जाता, तो ये क्या हो जाता, ये कट जाता इससे, हाफ इंटू 4, तो ये 2 कट जाता और ये हमारी आंसर क्या आ जाता 2, यानी कि एरिया ऑफ ट्रायंगल एबीसी क्या आ जाता, 2 आ जाता। तो बस इतना था ये क्वेश्चन में, अच्छा क्वेश्चन था, इसे बनाने में थोड़ा टाइम भी लगा। ओके, अब देखते हैं आगे क्वेश्चन नंबर 11 क्या कहता है। तो ये एक एसएससी वाला क्वेश्चन है। ऐसा क्वेश्चन हम पिछले वाले क्वालिफायर का पीवाईक्यू करवा रहे थे, तो उसमें भी मैंने इस ऐसा वाला क्वेश्चन कराया था, तो हम इसे यहाँ भी करा देते हैं, बट आगे अगर कोई भी वीडियो में ऐसा क्वेश्चन आएगा तो हम आपको ये वाला होमवर्क दे देंगे, बट इस वीडियो में हम ये सॉल्व करवा देते हैं। अगर आपने पिछले वाले वीडियो नहीं देखे हैं पीवाईक्यू क्वालिफायर वाला, तो आप उसे ज़रूर भी देखिए, आपको वहाँ से बहुत सारी हेल्प मिलेगी। ओके, अब यहाँ पे हम सॉल्व करते हैं। तो वह एसएससी का फॉर्मूला क्या होता था, ये होता था समेशन, एक मिनट, समेशन आई इक्वल टू 1 से लेके जितना भी हमारा नंबर है, जैसे कि आप कितना नंबर है 1 2 3 4 5 6 है, वाई आई माइनस एम एक्स आई माइनस सी का होल स्क्वायर, यही होता था हमारा एसएससी का फॉर्मूला। तो हम देखते हैं यहाँ पे हमारा एक्स क्या है और वाई क्या है। तो क्वेश्चन में पढ़े तो लेट कंसीडर वाई टू बी अमाउंट स्पेंट हमारा क्या है, ये वाई है, और एक्स टू बी करस्पॉन्डिंग नंबर ऑफ आउटिंग, एक्स क्या है हमारा नंबर ऑफ आउटिंग। ओके, बस हमें इतना ही पता करना, हमारा इक्वेशन क्या है, वाई इक्वल टू 4x प्लस 2, हम लिख सकते हैं y माइनस 4x माइनस 2 इक्वल टू 0। तो अगर हम अपना एसएससी का फॉर्मूला लगाएं तो कैसे आएगा ये, तो हमारा एसएससी जो निकलेगा वो होगा, तो सबसे पहले ये होगा y1 माइनस mx1 माइनस सी का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस mx2 माइनस सी का होल स्क्वायर
प्लस 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 करते करते y6 माइनस mx6 माइनस c का होल स्क्वायर। तो वैसे ही अगर हम सारा वैल्यू पुट करें तो ये y1 क्या है 6 माइनस, अगर हम पेन चेंज करें 6 माइनस m क्या है हमारा यहाँ पे स्लोप क्या है 4 इंटू x1 क्या है x1 है 1 माइनस c क्या है हमारे यहाँ पे 2, यहाँ पे c है ना, ये y इक्वल टू होता है ना, ये y इक्वल टू mx प्लस c, तो हमारा c क्या है 2 और m क्या है 4, इसका होल स्क्वायर प्लस y2 है 14 माइनस m तो वही रहेगा 4, ये 3 माइनस 2 का होल स्क्वायर प्लस फिर y3 24 माइनस 4 इंटू 5 माइनस 2 का होल स्क्वायर। वैसे ही आप सारा वैल्यू लिखते जाइएगा केयरफुल्ली। ये y3 है, ये x3 है, y4 है, हम यहाँ पे पूरा सॉल्व कर ही देते हैं। 29 माइनस 4 इंटू 7 माइनस 2 का होल स्क्वायर प्लस यहाँ पे 39 माइनस 4 इंटू 9 माइनस 2 का होल स्क्वायर प्लस यहाँ पे आया 45 माइनस 4 इंटू 11 का 11 माइनस 2 का होल स्क्वायर। तो जब हम इसे सॉल्व करेंगे तो क्या आएगा, ये 4 माइनस टू यानी कि 6 ही आ गया, तो ये तो इसे कट गया, यानी यहाँ आया 0 को होल स्क्वायर 0, या फिर 4 3 जा 12 माइनस 12 माइनस 2 माइनस 12 माइनस 2 माइनस 14, तो ये भी 0 ही आ गया। यहाँ पे 5 हो जा 20 माइनस 20 माइनस 2 माइनस 22, 24 में से हम माइनस 22 करेंगे तो कितना आएगा 2 का होल स्क्वायर 4। ऐसे ही 7 हो जा 28 माइनस 28 माइनस 2 28 29 30 माइनस 30 प्लस 29 क्या आएगा -1, और -1 का होल स्क्वायर क्या आ जाएगा 1 प्लस 9 हो जा 36 माइनस 2 36 37 38, इसमें 39 घटाएंगे तो क्या आ जाएगा 1 का होल स्क्वायर 1। 11 हो जा 44 और 45 46, 45 माइनस 46 माइनस 1 का होल स्क्वायर 1, तो हमारा आंसर क्या आ जाएगा 1 2 3 4 5 6 7, दैट्स द आंसर। ऐसे ही आपको ऐसा ये जो क्वेश्चन है एसएससी वाला, ये बहुत ज़्यादा कॉमन है, आपको हर क्वालिफायर के एग्जाम में दिख ही जाएगा, तो ऐसा क्वेश्चन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। इसका फॉर्मूला आप जरूर से ही याद रखें। आपका 4 नंबर, आई थिंक ये 4 नंबर का होता है, तो आपका ये 4 नंबर कन्फर्म है। ओके, अब देखते हैं आगे क्वेश्चन क्या है। तो आगे है क्वेश्चन नंबर 12। ये क्या कहता है, इफ x प्लस ए इज वन ऑफ द फैक्टर ऑफ पी एक्स, यानी हमें एक दे रखा है इक्वेशन, क्वाड्रेटिक इक्वेशन दे रखा है और हमें ए का वैल्यू निकालना है। तो पी एक्स क्या है, के एक्स स्क्वायर प्लस के ए एक्स प्लस 5x प्लस 15, और हमें इसका एक फैक्टर दे रखा है। इसका एक फैक्टर क्या है x प्लस ए, तो हमें ए का वैल्यू निकालना है क्या होगा। तो इस क्वेश्चन को समझाने से पहले हम एक एग्जाम्पल से समझाते हैं। जैसे कि हमारे पास अगर कोई क्वाड्रेटिक इक्वेशन होता एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 4, तो हम इसका रूट्स क्या निकाल सकते थे। अगर हम इसे ध्यान से देखें तो अगर हम इसका रूट्स निकाल के भी दिखाएं तो 4 को हम कैसे ब्रेक कर सकते हैं, इस 4 को कि -4 आ जाए ऐड करने के बाद, तो हम इसे ब्रेक कर सकते हैं -2 प्लस 4, तो ये क्या हो जाएगा -2 -4 आ जाएगा। जब हम दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे -2 इंटू -2 को क्या आ जाएगा 4, तो हमारा कंडीशन सेटिस्फाई हो रहा है कि जब हमें मतलब मल्टीप्लाई करके 4 लाना है और ऐड या सब्ट्रैक्ट करके -2, तो अगर हम इसका रूट्स निकालें या फैक्टर निकालें तो क्या हो जाएगा, x को कॉमन लेंगे तो x -2 को कॉमन लेंगे तो x -2, तो ऐसे ही हमारा जो फैक्टर आ गया x -2 और x -2। तो फैक्टर यानी ये फैक्टर का मतलब क्या होता है कि हम x इक्वल टू 2 को इस इक्वेशन में रखेंगे तो हमारा वैल्यू क्या हो जाएगा, इस इक्वेशन का 0 हो जाएगा। अब यहाँ पे पुट करके भी देखिएगा, हम x इक्वल टू 2 रखें इस इक्वेशन में तो क्या हो जाएगा 2 का स्क्वायर 4 माइनस 4 इंटू 2 8
प्लस 4, ये क्या हो जाएगा 4 - 8 - 4 + 4, यानी हमारा ये जो इक्वेशन का वैल्यू क्या आ गया 0। यही होता है फैक्टर का मतलब। वैसे ही हमारा जो ये इक्वेशन है इसका फैक्टर दे रखा है x + a, तो जब हम x = -a इस इक्वेशन में पुट करेंगे x की जगह, तो हमारा ये जो px क्या हो जाएगा, px हो जाएगा 0 के इक्वल। तो हम यहाँ पे पुट करके देखते हैं। ओके, तो पुट करके देखिए तो ये क्या हो जाएगा, -a का होल स्क्वायर क्या हो जाएगा ka² प्लस ka इंटू -a प्लस 5 इंटू -a प्लस 15, और इसका वैल्यू क्या हो जाएगा 0। तो अगर हम देखें तो ये हो जाएगा ka² के माइनस ka² -5a प्लस 15 इक्वल टू 0। तो ये दोनों तो कट गया। ओके, तो ये हमारे पास क्या आ गया 15 इक्वल टू 5 पे, तो हमारा ए क्या आ गया 3, 5 3 15, ए इक्वल टू आ गया 3, बस ए निकालना था, हो गया सॉल्व। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन नंबर 13 क्या कहता है, लेट एल बी द इक्वेशन ऑफ लाइन, एल का एक लाइन का इक्वेशन है जो पास कर रहा है इस पॉइंट से और पैरेलल है इसके। तो हमें बताना उसका स्लोप क्या होगा, वाई इंटरसेप्ट, ये सब बताना है। तो हमें सबसे पहले क्या ये लाइन का इक्वेशन पता करना पड़ेगा, और इस लाइन की इक्वेशन को पता करने के लिए हमें ये बता रखा है कि ये इस पॉइंट से पास करता है, इसके पैरेलल है। तो अगर कोई लाइन किसी दूसरे लाइन के पैरेलल है, अगर मान लेते हैं कि एल जो है ये एम लाइन के पैरेलल है, तो दोनों का स्लोप बराबर होता है। अगर इसका स्लोप क्या है, इसका स्लोप अगर n है तो इसका भी स्लोप क्या हो जाएगा n। यही होता है पैरेलल का खूबी, अगर कोई दो लाइन पैरेलल है तो दोनों का स्लोप बराबर होगा। और इस इक्वेशन से y = mx + c में जो स्लोप क्या होता है, ये स्लोप होता है, इसमें से कंफ्यूजन ना, इसलिए हम इसे मिटा देते हैं। तो स्लोप है ये m, यहाँ से हमारा इस लाइन का स्लोप क्या आ जाएगा m = 7। तो जो इस लाइन का स्लोप है वही हमारे l का स्लोप होगा। तो अगर हम l का इक्वेशन लिखें तो क्या हो जाएगा y = 7x + c। अब हमें निकालना है कि c क्या होगा, तो इस c को पता करने के लिए हमें ये पॉइंट दे रखा है। तो हमें बोला गया है कि हमारा जो ये लाइन है ना l, ये पास करता है 1,9 से। तो अगर कोई लाइन किसी पॉइंट से पास करता है, पॉइंट है हमारा 1, तो अगर हम यहाँ पे ये इस लाइन को सेटिस्फाई करेगा, तो अगर हम इस लाइन को यहाँ पे पुट करें तो ये हमारा ये x है, ये y है, तो y की जगह हम रखेंगे 9 = 7 × 1 + c। तो हमारा c का वैल्यू क्या आ जाएगा 9 - 7 2। यानी कि अगर कोई पॉइंट किसी लाइन से पास करता है तो वो जो लाइन का इक्वेशन है ना उस पॉइंट को सेटिस्फाई करेगा। तो अगर हम जहाँ यहाँ पे से रखेंगे ना तो ये 0 हो जाता है। ऐसे यहाँ पे अगर हम ऐसे समझाएं कैसे, तो हमारे पास जो लाइन का इक्वेशन क्या आया y = 7x + 2। तो अगर ये पॉइंट रखते ना 1,9, तो हमारा जो ये इक्वेशन है इसका वैल्यू 0 आ जाता। हम इसे प्रूव भी कर देते हैं कैसे। तो अगर अब यहाँ पे आप रखें 9 को, 9 = 7 × 1 + 2, तो क्या आ जाएगा 9 = 9 या 9 - 9 = 0, यानी कि क्या इसको सेटिस्फाई कर दिया, यानी LHS = RHS हो गया। यही होता है ये लाइन जब किसी पॉइंट से पास करता है। आई होप आपको ये कॉन्सेप्ट समझ में आया होगा। तो हमारा जो लाइन का इक्वेशन क्या आ गया y = 7x + 2। अब हम ऑप्शंस चेक करते हैं। द स्लोप ऑफ L इज 7, स्लोप 7 है, यस। y इंटरसेप्ट ऑफ L इज 3, y इंटरसेप्ट क्या होता है, ये जो c है ना, c को ही y इंटरसेप्ट कहते हैं। क्या ये हमारा 3 है, हमारा तो 2 है, इसलिए ऑप्शन क्या है फॉल्स। द इक्वेशन ऑफ लाइन L इज y = 7x + 2, हाँ सही है। x इंटरसेप्ट ऑफ L इज 1/6। तो अगर आपको इंटरसेप्ट निकालना है तो आप इसको मतलब स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म में भी कन्वर्ट कर सकते हैं। वो इक्वेशन था ना x/a + y/b = c। तो यहाँ पे जो a होता था वो x इंटरसेप्ट होता था, b y इंटरसेप्ट होता था। तो आप इस फॉर्म में इसे कन्वर्ट कर लें, आपको आसानी होगा। तो ऐसे अगर हम कन्वर्ट करें तो क्या हो जाएगा 7x -
y प्लस 2 इक्वल टू 0। यहाँ पे जो c है ना, एक मिनट, 7x माइनस वाई इक्वल टू -2, नहीं ये c नहीं, ये 1 होता था। तो अगर हमें यहाँ पे 1 करना है तो हम क्या करेंगे, -2 से डिवाइड कर देंगे सब जगह। तो क्या आ जाएगा हमारा इक्वेशन, 7/-2x, ये माइनस माइनस इसका तो खत्म हो जाएगा, प्लस y/2 इक्वल टू -1। तो हमारा x इंटरसेप्ट क्या आ जाएगा, x इंटरसेप्ट आ जाएगा -2/7, और y इंटरसेप्ट है यहाँ 2 है ना। y इंटरसेप्ट हम यहाँ से बताए थे कि जो ये c होता है वो y इंटरसेप्ट होता है। तो हमारा x इंटरसेप्ट आ रहा है -2/7 या 1/6 है, तो ये फॉल्स हो जाएगा ऑप्शन। ओके, आई होप आपको समझ में आया होगा, एंड हम मूव करते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। तो क्वेश्चन नंबर 14 ये कहता है, अमन एंड प्रकाश वांट टू सॉल्व अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन, यानी कि ये भी क्वेश्चन हमारा एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन पे है। अमन मेड अ मिस्टेक इन राइटिंग डाउन द कांस्टेंट टर्म। अमन जो है कांस्टेंट टर्म में मिस्टेक करता है, एंड एंडेड अप गेटिंग रूट्स, तो इसका रूट जो आता है 3 and 4। प्रकाश मेड अ मिस्टेक इन राइटिंग डाउन the coefficient of x and got the roots as 2 and 3। तो consider the leading coefficient to be 1, यानी हमारा a जो है वो 1 है, कोई क्वाड्रेटिक इक्वेशन होता है ax² प्लस bx प्लस c। तो ये जो a होता है ना, इसे को हम लीडिंग कोफिशिएंट कहते हैं। तो हमें ये a का वैल्यू 1 मानना है इन ऑल केसेस। द करेक्ट रूट ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन, तो हमारा हम ये जो अमन कुछ गलती किया रूट्स में, तब इसका रूट्स ये आया। प्रकाश कुछ मिस्टेक किया इक्वेशन में, तो हमारा रूट्स ये आया। तो हमें बताना है कि हमारा जो करेक्ट रूट्स होगा ना इक्वेशन का वो क्या होगा। तो अगर हम देखें तो अमन क्या में गलती किया है, अमन कांस्टेंट टर्म क्या होता है, सी में गलती किया, तो इसका रूट्स क्या आया 3 and 4। प्रकाश जो है, प्रकाश वो गलती किया है, प्रकाश में राइटिंग डाउन कोफिशिएंट ऑफ एक्स यानी कि बी में गलती की है लिखने में, और उनका रूट्स क्या आया है 2 and 3। तो हमें बताना है करेक्ट रूट क्या होगा। ओके, तो अगर आपको ये पता होगा कि जो सम ऑफ रूट्स होता है ना, सम ऑफ रूट होता है -b/a के बराबर, और प्रोडक्ट ऑफ रूट्स होता है c/a के बराबर। अगर हम इसका रूट्स, इस इक्वेशन का रूट्स अगर हम अल्फा कोमा बीटा मान रहे हैं, तो सम ऑफ रूट्स होगा -b/a के बराबर, और प्रोडक्ट ऑफ रूट होगा c/a के बराबर। क्योंकि यहाँ पे a का वैल्यू 1 है, तो हमारा ये 1 हो जाएगा, यानी कि सम ऑफ रूट्स किसके बराबर हो जाएगा, तो हमारा सम ऑफ रूट्स हो जाएगा -b के बराबर, और प्रोडक्ट ऑफ रूट हो जाएगा c के बराबर। तो अगर मतलब अमन जो किया है वो कांस्टेंट टर्म में गलती किया है, तो कांस्टेंट टर्म कब आता था, जब हम प्रोडक्ट ऑफ रूट लेते थे। तो अमन जो कांस्टेंट टर्म में गलती किया है, तो उसका सम ऑफ रूट्स तो सही आना चाहिए ना, क्योंकि ये कांस्टेंट टर्म में गलती किया है, सी में गलती किया है, तो इसका सम ऑफ रूट्स सही आएगा। तो अगर हम इससे सम ऑफ रूट्स निकालें तो क्या हो जाएगा, हमारा -b किसके बराबर आ जाएगा, 4 5 6 7 के बराबर। और जो प्रकाश है वो किस में गलती की है, बी को लिखने में, कोफिशिएंट ऑफ एक्स। तो बी किससे रिलेटेड था, सम ऑफ रूट्स थे, यानी कि इसका सम ऑफ रूट्स गलत आएगा, लेकिन प्रोडक्ट ऑफ रूट्स तो सही आएगा। इसीलिए हमारा जो सी आएगा यहाँ से, प्रोडक्ट ऑफ रूट क्या हो जाएगा 3 into 2 यानी कि 6। तो हमारा जो न्यू इक्वेशन क्या बन जाएगा, यहाँ पे ए तो 1 ही रहेगा, x² माइनस बी का वैल्यू क्या है 7, तो b का वैल्यू क्या हो जाएगा -7x प्लस c इक्वल टू 0। तो हमारा ये करेक्ट इक्वेशन आ गया। तो यहाँ से अगर हम रूट्स निकालें तो क्या आ जाएगा, x² -6x -x प्लस 6 इक्वल टू 0। यहाँ पे भी आप देख सकते हैं -6 -1 क्या आ जाएगा -7, और -6 इंटू -1 क्या आ जाएगा 6। तो हमारा कंडीशन सेटिस्फाई हो रहा है यहाँ पे भी। तो कॉमन लेंगे तो क्या आ जाएगा x -6, यहाँ पे भी x -6 इक्वल टू 0। तो x -6 और ये x -1 इक्वल टू 0। तो हमारा जो x का वैल्यू आ गया ये 1,6 आ गया।
1,6, ऑप्शन नंबर सी। ओके, तो क्वेश्चन नंबर 15 क्या है, कंसीडर दो पोलिनोमियल है, इसे हम चेंज करें, एक है पी एक्स इक्वल टू एक्स टू द पावर 4 ऐसा कुछ, और ये क्यू एक्स दे रखा है हमें। लेट आर एक्स बी द रिमाइंडर ऑब्टेन्ड व्हेन पी एक्स इज डिवाइडेड बाई क्यू एक्स। तो जब हम पी एक्स को डिवाइड करते हैं क्यू एक्स से तो हमारा रिमाइंडर आता है आर एक्स। ओके, लेट एल एक्स बी द let rx be the remainder obtained when x divided by qx. Okay, let lx be the line that passes through the y intercept and हमारा जो lx क्या है, एक लाइन है जो कि पास करता है y इंटरसेप्ट से एंड द मिनिमम पॉइंट ऑफ ग्राफ rx। तो हमारा ये ग्राफ दे रखा है, तो हमारा जो lx कहाँ से, ये जो लाइन है ये y इंटरसेप्ट से पास कर रहा है और ये इस आर एक्स वाले ग्राफ के मिनिमम पॉइंट से पास कर रहा है। फॉर रेफरेंस ये फिगर हमें दे रखा है, तो हमें बताना है कि हमारा आर एक्स क्या होगा, यानी पी एक्स डिवाइड करेंगे क्यू एक्स से तब क्या आएगा, ये एल एक्स का इक्वेशन क्या होगा और पी एक्स का टर्निंग पॉइंट पूछ रहा है। तो अगर हम सबसे पहले क्या निकालने, एल एक्स निकालना आसान है, इस लाइन का इक्वेशन। तो ये इंटरसेप्ट है, वहाँ इंटरसेप्ट है और ये ओके इस ग्राफ का y इंटरसेप्ट है और मिनिमम पॉइंट से पास कर रहा है। हमारे पास px क्या दे रखा है, नहीं ये तो rx का ग्राफ है ना। तो ये जो है, ये जो पाराबोला है ये rx का है, तो हमारा rx सबसे पहले हमें rx निकालना पड़ेगा, तो हम सबसे पहले rx निकालते हैं। ओके, उसके लिए हमें पहले px लिखना पड़ेगा। px क्या है, px इक्वल टू x टू द पावर 4 प्लस 3x क्यूब माइनस 9x प्लस 8। ओके, और क्यू एक्स क्या है, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स एंड एक्स प्लस 3। हमारा आर एक्स क्या है, जब हम पी एक्स को डिवाइड करते हैं क्यू एक्स से। ठीक है, तो पहले अगर हम क्यू एक्स निकालें तो क्या आ जाएगा, ये एक्स क्यूब प्लस 3x स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर प्लस 3x क्या आ जाएगा, एक्स क्यूब प्लस 4x स्क्वायर प्लस 3x। तो हमें डिवाइड करना है इसे, तो जब हम डिवाइड करेंगे तो क्या होगा, एक्स क्यूब प्लस 4x स्क्वायर प्लस 3x को डिवाइड करेंगे x टू द पावर 4 प्लस 3x क्यूब माइनस 9x प्लस 8 से। तो सबसे पहले यहाँ पे x टू द पावर 4 लाना है, तो क्या इस इक्वेशन को हमें एक x से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तो ये x यहाँ से मल्टीप्लाई किया तो क्या आ जाएगा, x टू द पावर 4 प्लस 4x क्यूब प्लस 3x स्क्वायर। फिर हम यहाँ पे माइनस करेंगे, माइनस 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 ये दोनों कट जाएगा, ये आ जाएगा माइनस एक्स क्यूब और ये इधर माइनस 3x स्क्वायर माइनस 9x प्लस 8। अब हमें यहाँ पे लाना है मतलब x माइनस एक्स क्यूब और यहाँ पे एक्स क्यूब, तो हमें इसे -1 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तो क्या आ जाएगा माइनस एक्स क्यूब, तो आ जाएगा माइनस एक्स क्यूब माइनस 4x स्क्वायर माइनस 3x। तो जब हम इसे माइनस करेंगे तो क्या आ जाएगा, ये दोनों कैंसल आउट और ये प्लस 4 माइनस 3x स्क्वायर माइनस 9 प्लस 3 माइनस 6x प्लस 8। तो हमारा आर एक्स आ गया, आर एक्स क्या था हमारा रिमाइंडर, जब हम इसे डिवाइड करते हैं तो हमारा आर एक्स यही है। ओके, ये है हमारा आर एक्स, एक्स स्क्वायर माइनस 6x प्लस 8। तो हमें देखते हैं क्वेश्चन में क्या कह रहा था कि आर एक्स क्या है, माइनस 16x स्क्वायर प्लस 4x। तो हमारा आर एक्स आ गया है एक्स स्क्वायर माइनस 6x, एक्स स्क्वायर माइनस 6x प्लस 8।
ओके, तो हमारा जो ग्राफ दे रखा है ना, ये पाराबोला, ये है आर एक्स, यानी ये था। तो हमारा ए ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, फॉल्स। तो अब हमें निकालना है ये लाइन का इक्वेशन जो कि एल एक्स है। तो एल एक्स कहाँ से पास करता है, इसके वाई इंटरसेप्ट और इसके मिनिमम पॉइंट। तो हमें बताया गया था कि जो ये मिनिमम पॉइंट होता है ना, इसे निकालने का फॉर्मूला होता है, अगर हम इस मिनिमम पॉइंट को सी पॉइंट मान लें तो क्या हो जाएगा, -b/2a। और इसका y को, ये x कोऑर्डिनेट निकलता है यहाँ से, और y कोऑर्डिनेट निकालने के लिए हम इक्वेशन में वैल्यू पुट करके निकाल लेते हैं। हम बताते हैं कैसे निकालना है। तो क्या हो जाएगा, अगर हम ये सी पॉइंट है इसमें निकालें तो क्या हो जाएगा, -b/2a। क्या हो जाएगा, -6/2 इंटू ए क्या है 1, तो क्या हो जाएगा 6/2, यानी कि हो जाएगा 3। और हमें ये x निकल गया 3, तो y कितना निकलेगा, तो ये हमारा निकला है x = 3। तो y निकालने के लिए हम इसमें पुट कर देंगे x का वैल्यू, तो क्या आ जाएगा, हमारा y आ जाएगा 3 का स्क्वायर 9 -6 3 = 18 प्लस 8, दैट्स कम आउट टू बी 18 - 8 9 - 10, यानी कि -1। तो हमारा जो ये सी पॉइंट आया है वो आ गया है 3, -1। और तो हमारा जो लाइन पास कर रहा है ये एल एक्स 3, -1 से पास कर रहा है, और उसके पास ये वाई इंटरसेप्ट है। तो वाई इंटरसेप्ट कैसे निकाल लेंगे, अब सवाल उठता है। तो हमारा जो कोई भी वाई इंटरसेप्ट होता है, जो मतलब वाई एक्सिस पे जो भी लाइन मतलब पॉइंट होता है इसका, इसकी यहाँ पे ये पॉइंट है, ये 0,0 है। तो यहाँ पे अगर कोई पॉइंट होगा तो ये क्या होगा, इसका एक्स कोऑर्डिनेट तो 0 ही होगा, और कुछ मान लेते हैं यहाँ पे 1 होगा। फिर यहाँ पे अगर कोई पॉइंट होगा तो क्या हो जाएगा 0,2। ऐसे ही जब हम कोई एक्स एक्सिस पे कोई पॉइंट होता था तो ये कैसा होता था, ये होता था 1,0, यहाँ पे कुछ 2,0, ऐसा होता था ना। तो यानी जो भी इस वाई एक्सिस पे जो भी लाइन मतलब पॉइंट होगा उसका एक्स कोऑर्डिनेट क्या हो जाएगा 0, तो वहां से हम वाई निकाल सकते हैं। तो अगर हमारे पास जो ये आर एक्स का इक्वेशन है इसमें हम x = 0 को पुट कर दें तो हमारा क्या निकल जाएगा, हमारा ये y इंटरसेप्ट निकल जाएगा। तो अगर हम आर एक्स में x = 0 रखेंगे तो क्या आ जाएगा, यहाँ पे 0 रखेंगे तो 0 -6 × 0 0 प्लस 8, तो हमारा जो y इंटरसेप्ट आ गया है दैट इज 8। तो हमारा जो लाइन आया है, इसे हम ऐसे देख लें, तो हमारा जो ये लाइन है ना एल एक्स, ये कहाँ से पास करता है 3, -1 से, और इसका जो एक y इंटरसेप्ट है दैट इज हमारा c = 8 है। तो हम पिछले क्वेश्चन में भी बताए थे कि जब हम किसी लाइन का इक्वेशन निकालना होता है तो क्या होता है, y = mx + c। तो हमारे पास जो ये c दे रखा है दैट इज 8, तो y = mx + 8, और हमें m निकालना है, और इस m को निकालने के लिए हमारे पास पॉइंट दे रखा है, ये पॉइंट इसे सेटिस्फाई करेगा। तो हम क्या लिख सकते हैं, -1 = m × 3 + 8, तो हमारा m क्या आ जाएगा, m = -1, मतलब 3m = क्या आ जाएगा -1 - 8, तो 3m = आ गया -9, तो m = क्या आ गया -3। तो हमारा जो लाइन का इक्वेशन आ गया वो क्या हो गया, y = -3x + 8, यही है हमारा एल एक्स, y = -3x + 8। तो क्या है, y = -3x + 8, ये ऑप्शन बिल्कुल सही है, और ये तो ऑप्शन गलत हो गया। अब क्या है, तो ऑप्शन डी क्या कहता है, पी एक्स हैज एट मोस्ट 4 टर्निंग पॉइंट। तो ये सही है कि गलत है, तो हमारा जो पी एक्स है वो है x⁴ + 3x³ - 9x + 8। तो मतलब कुछ लोग कह सकते हैं कि हाँ अगर इसका डिग्री 4 है तो इसका टर्निंग पॉइंट भी 4 हो जाएगा। तो ऐसा नहीं होता है, मतलब अगर डिग्री 4 है तो उसका रूट्स 4 होगा। मतलब अगर हम यहाँ पे लिखें तो हमारा x कुछ ऐसा है, x⁴ + 3x³ + 3x³ - 9x + 8। तो अगर कोई मतलब ये पॉलिनोमियल 4 डिग्री का है तो जो डिग्री होता है ना वो डिफाइन करता है कि उसका
रूट्स कितना होगा। डिग्री इक्वल टू रूट्स होता है, लेकिन जो टर्निंग पॉइंट होता है ना, टर्निंग पॉइंट इज लाइक कि उसका डेरिवेटिव कितना होगा, क्योंकि डेरिवेटिव का डिग्री होता है, डेरिवेटिव का डिग्री, डेरिवेटिव डिग्री। टर्निंग पॉइंट से कि ये ऐसा कोई ग्राफ है, ऐसे ऐसे चल रहा है, ऐसे 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 ऐसे, तो ये कितनी बार मुड़ा, ये होता है टर्निंग पॉइंट। ये जो टर्निंग पॉइंट है, इस पर अगर हम कोई एक यूनिक टेंजेंट बना सकते हैं, जैसे कि ऐसे मतलब अभी कैसे बनाए, ऐसे ऐसे यूनिक टेंजेंट, ऐसे यूनिक टेंजेंट हो। और ये जो टेंजेंट हम कैसे निकालते हैं, डेरिवेटिव से, यानी कि डिफ्रेंशिएशन। जो भी मैथ बैकग्राउंड से होंगे उन्हें समझ आ रहा होगा कि कैसे हम ये मतलब डेरिवेटिव बता रहे हैं, लेकिन जो नहीं भी है मैथ बैकग्राउंड से, हम उन्हें पूरा समझाने का कोशिश कर रहे हैं। तो आखिर में हम एक फॉर्मूला भी बताएंगे जिससे आप मतलब याद रख सकते हैं उसे। तो टर्निंग पॉइंट क्या होता है कि डेरिवेटिव का डिग्री। जैसे कि यहाँ पे अगर हम कोई दूसरा इक्वेशन लेते हैं, कुछ इक्वेशन होता एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 3, ऐसे कुछ इक्वेशन आता। तो इसमें अगर हमको बताना होता कि कितना टर्निंग पॉइंट होगा, तो हम इसे पहले मतलब इसका डिफ्रेंशिएशन करते, तो क्या आ जाता है, ये 2x प्लस एक्स, 3 का डिफ्रेंशिएशन क्या हो जाता है, 0। मतलब आप 2x प्लस एक्स नहीं, 2x प्लस 2 आ जाएगा। तो इसका 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 डिग्री हम चेक करेंगे, इसका डिग्री क्या है, 1। तो हमारा जो टर्निंग पॉइंट कितना हो जाएगा, 1 टर्निंग पॉइंट। वैसे ही अगर हमारा मतलब अगर इक्वेशन है वो 4 डिग्री का है, तो उसका जो टर्निंग पॉइंट कितना आ जाएगा, 3। तो अगर आप एक फॉर्मूला भी याद रख सकते हैं कि अगर हमारा जो इक्वेशन है वो n डिग्री का है, तो उसका टर्निंग पॉइंट कितना हो जाएगा, n-1। ओके, आप इसे ध्यान रख सकते हैं। मतलब हम समझाने का तो कोशिश किए कि मतलब उसका डेरिवेशन से मतलब डेरिवेटिव के डिग्री से होता है। आगे मतलब आप जब वीक 4 और 5 पढ़िएगा तो उसमें लिमिट और डिफ्रेंशिएशन का बात आएगा, तो आप वहाँ पे ये चीज़ ज़्यादा बढ़िया से समझिएगा। अभी के लिए आप इसे याद रख सकते हैं कि इक्वेशन का अगर डिग्री n है तो उसका टर्निंग पॉइंट n-1 होगा। ओके, तो हमारा जो ये ऑप्शन डी क्या था कि पी एक्स हैज एट मोस्ट 4 टर्निंग पॉइंट, नहीं, पी एक्स का 3 टर्निंग पॉइंट होगा, इसीलिए ये ऑप्शन भी क्या हो जाता है, फॉल्स। तो अब हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 16 और 17। तो यहाँ पे हमें कुछ मतलब एक कॉम्प्रिहेंशन दे रखा है, इसमें पी एक्स दे रखा है, क्यू एक्स दे रखा है, एस एक्स दे रखा है, और हमें ये 16 क्वेश्चन नंबर 16 दे रखा है। उसमें 4 ऑप्शन है, हर ऑप्शन को चेक करना है, बताना है कौन सा सही होगा। तो अगर सबसे पहला ऑप्शन हम देखें, ऑप्शन नंबर ए, इसमें कह रहा है कि R1x इज ऑब्टेन्ड रिमाइंडर व्हेन QX डिवाइड PX प्लस QX। जब हम PX प्लस QX को हम डिवाइड करेंगे QX से, तो हमारा जो रिमाइंडर आएगा वो आएगा R1x। और बी ऑप्शन क्या कह रहा है कि जब हम ऑब्टेन्ड रिमाइंडर जब व्हेन PX डिवाइड SX, तो जब एक्स को जब डिवाइड करेगा पी एक्स, तो हमारा जो रिमाइंडर आएगा वो क्या हो जाएगा, R2x। और ये सी, ऑप्शन नंबर सी क्या है, T1x इज ऑब्सेंट क्यूशेंट व्हेन QX डिवाइड PX। तो जब हम QX को डिवाइड करेंगे PX से, तो हमारा जो क्यूशेंट आएगा उसका डिग्री क्या हो जाएगा, 1। T1x क्वेश्चन होगा, उसका डिग्री क्या हो जाएगा, 1। और डी क्या कह रहा है कि T2x इज ऑब्टेन्ड क्यूशेंट व्हेन PX डिवाइड SX। एक मिनट, इसमें एक मिस्टेक हुआ है। तो सी में क्या कह रहा है कि T1x एक क्यूशेंट आएगा जब QX डिवाइड करेगा PX को। तो जब PX डिवाइड करेगा QX को, तो हमारा जो क्यूशेंट आएगा T1x। ऑप्शन नंबर डी है कि जब हम T2x इज ऑब्टेन्ड क्यूशेंट व्हेन, जब हम मतलब SX को डिवाइड करेंगे PX से, तो हमारा T2x आएगा क्यूशेंट, उसका डिग्री क्या होगा, 3। तो हमें ये सब बताना है कि होगा कि नहीं। तो इसे बताने से पहले हम एक चीज़ यहाँ पे बता दें कि जो अगर हम मतलब डिवाइड करते हैं, जैसे कि जब हम 2 को डिवाइड कर दिए 15 से,
क्या हो जाएगा, 2 7 ज़ा 14 और ये 1। तो हमारा जो 2 है वो क्या हो जाएगा, डिवाइजर। 7 क्या है, क्वोशंट, और 1 क्या है, रिमाइंडर, और जो 15 है उसे कहते हैं डिविडेंड। और एक फॉर्मूला होता है या रिलेशन होता है जो हम बचपन में पढ़ते हैं, या अगर आपको नहीं पता है तो आप इसे ध्यान में रखिएगा कि डिविडेंड इक्वल टू डिवाइजर इनटू क्वोशंट प्लस रिमाइंडर। और एक चीज की जो डिग्री होता है, डिग्री ऑफ रिमाइंडर, वो हमेशा कम होगा डिग्री ऑफ डिवाइजर से। और जो डिग्री ऑफ डिवाइजर है वो हमेशा कम होगा डिग्री ऑफ डिविडेंड से। इसे हम एक मतलब पीछे भी, मतलब जब हम पीछे, हम इधर 1 मिनट यहाँ पे हम दिखाते हैं। यहाँ पे जो हम सॉल्व कर रहे थे, तो ये है ना, ये क्या है, डिवाइजर, और ये x⁴ वाला पूरा ये क्या है, डिविडेंड, और ये rx क्या था, रिमाइंडर, और ये x-1 क्या था, क्वोशंट था। तो जो हमारा ये जो द रिमाइंडर है, इसका डिग्री क्या है, 2, और डिवाइजर का डिग्री क्या है, 3। तो रिमाइंडर का डिग्री हमेशा डिवाइजर की डिग्री से कम होगा, ये इससे कम होगा। ओके। और जो हमारा डिविडेंड है, ये पूरा डिविडेंड है, उसका डिग्री हमेशा मतलब ये जो डिवाइजर है उसका डिग्री किससे कम होगा, डिविडेंड से। तो सबसे ज़्यादा डिग्री किसका होगा, डिविडेंड का। जो डिविडेंड यहाँ, इसका डिग्री क्या है, 4, और डिवाइजर का डिग्री कितना है, 3। फिर आएगा रिमाइंडर का डिग्री। ओके, आपको ऐसे ये याद रखना है। यहाँ पे हम बता भी दिए कि सबसे बड़ा कौन सा होगा, सबसे बड़ा होगा डिविडेंड। फिर कौन सा होगा, फिर सबसे ज़्यादा डिग्री किसका होगा, डिवाइजर का। फिर किसका होगा, रिमाइंडर का। ओके, तो देखते हैं अब ऑप्शंस। ऑप्शन क्या है, px प्लस qx। तो px प्लस qx का अगर हम डिग्री देखें तो क्या हो जाएगा, इसका 5 है, इसका 4 है, तो इस पूरे का जो डिग्री होगा, इस पूरे का डिग्री, हाईएस्ट डिग्री, वो कितना हो जाएगा, 5। सबसे ज़्यादा 5 वाला है। उसके बाद 4, ये 4, 2 2 1, और ये कॉन्स्टेंट। qx का डिग्री क्या हो जाएगा, qx का डिग्री है 4। तो rx का डिग्री कितना होगा, ये क्या है, qx क्या है, qx है यहाँ पे डिवाइजर, और ये क्या है, ये px प्लस qx, ये क्या है, डिविडेंड। और जो इस दोनों को डिवाइड करने पे आता है वो होता है क्वोशंट, और जो बच गया वो रिमाइंडर। तो रिमाइंडर का डिग्री किससे कम होता है, डिवाइजर के डिग्री से। तो रिमाइंडर का डिग्री क्या हो जाएगा, r1x का डिग्री क्या हो जाएगा, 3 हो सकता है, 2 हो सकता है, ऐसे कुछ हो सकता है। तो ये, और हमारा ऑप्शन देखे तो क्या है, r1 का जो डिग्री है वो 5 दे रखा है, तो ऐसा होगा, ऐसा नहीं होगा। तो इसलिए ये क्या है, ऑप्शन फॉल्स है। अब देखिए बी। तो बी क्या कर रहा है कि जब हम एस एक्स का डिग्री अगर हम देखें तो क्या हो जाएगा, एस एक्स का डिग्री क्या है, एस एक्स का डिग्री है 7, और पी एक्स का डिग्री क्या है 5। तो R2x का डिग्री क्या होगा, R2x का डिग्री हो सकता है 4 हो सकता है ना, 3 2 ऐसा कुछ हो सकता है। अगर हम ये ऑप्शन पढ़ें कि px डिवाइड sx, देन द मैक्सिमम पॉसिबल डिग्री ऑफ R2x इज 2, यानी कि जो R2x का मतलब मैक्सिमम पॉसिबल डिग्री होगा वो 2 होगा। ऐसा है क्या, मैक्सिमम डिग्री R2x का 2 होगा, नहीं, इसका डिग्री तो 4 हो सकता है, 3 भी हो सकता है। तो यहाँ पे जो ये मैक्सिमम वर्ड है ना, इसके वजह से ये ऑप्शन फॉल्स हो जाता है, क्योंकि जो मैक्सिमम पॉसिबल डिग्री है वो क्या हो सकता है, 4 हो सकता है, इसीलिए ये ऑप्शन क्या है, फॉल्स। ओके, अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर सी। जब हम px को डिवाइड कर रहे हैं qx से, तो px का डिग्री क्या है 5, qx का डिग्री क्या है 4। तो इसके क्वोशंट का डिग्री क्या आएगा, क्वोशंट का डिग्री क्या आएगा, तो अगर हम देखें तो क्या कहता है, ये डिवाइजर का डिग्री है 4, डिवाइजर का डिग्री है 4, और
डिविडेंड का डिग्री है 5, डिविडेंड का डिग्री है 5, तो हमें क्वेश्चन का डिग्री पता करना है। और जो रिमाइंडर का डिग्री होगा वो क्या हो सकता है, डिवाइजर से कम, यानी कि 3 हो सकता है, 2 हो सकता है, 1 हो सकता है। तो अगर हम देखें, मतलब अगर हम इसका मतलब ये जब हम ये डिविडेंड इक्वल टू डिवाइजर इंटू क्वेश्चन प्लस रिमाइंडर करेंगे, तो हमारा जो इस पूरे RHS का जो डिग्री होना चाहिए वो 5 के बराबर होना चाहिए। तो अगर हम डिवाइजर का डिग्री क्या है 4 और रिमाइंडर का डिग्री क्या हो सकता है 3, 2, 1 हो सकता है, तो इसको मतलब इसका डिग्री 5 कंप्लीट करने के लिए हमारा जो क्वेश्चन का डिग्री कितना होना चाहिए 1, तब ना 4 और 1 मिलके क्या हो जाएगा, इसका डिग्री 5 हो पाएगा। एंड रिमाइंडर तो डिवाइजर से कम ही होगा ना, तो 3, 2, 1 होगा। जैसे कि मान लें हमारा डिविडेंड क्या है x⁴ 5 टाइप का कुछ है, और हमारा डिवाइजर या कुछ ऐसे डिवाइजर हमारा आ गया x⁴ टाइप का। तो हमारा क्वेश्चन का डिग्री क्या होना चाहिए, और ये जो रिमाइंडर जो होगा उसका डिग्री तो x³ हो जाएगा, या कुछ भी मान लेते हैं कि यहाँ पे x³ है, x² भी हो सकता है, x² भी, मतलब बहुत सारे टर्म्स हो सकते हैं ना इसमें। ये रिमाइंडर है, तो हमें ये LHS RHS तो बराबर करना ही होता है ना, LHS इक्वल टू RHS। तो यहाँ पे x⁵ है, तो इसको x⁵ बनाने के लिए यहाँ पे अगर x⁴ होगा तब ना, ये x⁴ प्लस 1 क्या हो जाएगा x⁵ प्लस फिर इसमें ऐड होगा तो x³ प्लस x² होगा, तब ना जाके ये इसके बराबर हो पाएगा। तो इसी वजह से यहाँ पे हम ऐसे भेज देते हैं, हमारा जो यहाँ पे क्वेश्चन का डिग्री क्या होना चाहिए 1, तब ना जाके ये LHS इक्वल टू RHS होगा। इसीलिए जो यहाँ पे क्या ऑप्शन नंबर सी कि T1x का डिग्री, पॉसिबल डिग्री ऑफ T1x इज 1 है। हाँ, T1x का डिग्री 1 हाँ है, इसीलिए ऑप्शन क्या हो जाएगा सही। और फिर अगर हम ऑप्शन नंबर डी देखें, T2x, ये SX का डिग्री क्या है 7, SX का डिग्री है 7, और PX का डिग्री क्या है 5। तो T2x का डिग्री कितना होना चाहिए, डिवाइजर का डिग्री कितना है 5, और डिवाइजर का 5 है, और डिविडेंड का कितना है 7। तो क्वेश्चन का डिग्री कितना होना चाहिए ताकि इसे मैच कर जाए, इसका डिग्री कितना होना चाहिए 2 होना चाहिए था ना, 5 + 2 7 होगा। और इसमें क्या कह रहा है कि जो डिग्री है T2x का वो 3 होना चाहिए, तो ऐसा तो नहीं है, ये गलत हो गया ऑप्शन। तो ये ऐसे इसका डिग्री 3 होना, तो क्या होना चाहिए था 2 होना चाहिए था। तो इसका ऑप्शन बस एक ही होगा, दैट इज ऑप्शन नंबर बी। आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ में आया होगा। ये क्वेश्चन थोड़ा टेढ़ा है, बट आपको अगर समझ नहीं आया है तो आप इसे एक बार रिवाइंड करके जरूर देखिए, आई होप आपको समझ में आ जाएगा। अगर आपको समझ में नहीं आ रहा है तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, हम इसे नेक्स्ट वीडियो में मतलब क्लैरिफाई कर देंगे आपको कोई डाउट है तो। अब देखते हैं आगे क्वेश्चन नंबर 17। क्वेश्चन नंबर 17 क्या करता है, विच ऑफ द फॉलोइंग ऑप्शंस इज आर ट्रू। जब हम QX को रखते हैं -∞, तो ये क्या होता है, तो अगर इसे हम क्या कर लें, कॉपी कर लें इसको यहाँ पे, ओके। तो ये ऐसा जो क्वेश्चन है ना, ये हम अपने पिछले वाले वीडियो में भी बता रखे हैं, तो आप इसे एज अ होमवर्क ले लें, और इसका आंसर आप मतलब दे सकते हैं कमेंट बॉक्स में। आपको ये होमवर्क लेना है। इसमें हम एक हिंट दे देते हैं कि जो ऐसे ये QX टेंड करेगा -∞ पे, जब x टेंड करेगा ∞ पे, तो हमारा QX क्या है ये, तो इससे हम हाईएस्ट डिग्री से देखते थे। इसमें पूरा इक्वेशन देखने का जरूरत नहीं है, हम हाईएस्ट डिग्री से देखते थे। तो हमारा x टेंड करेगा इन्फिनिटी को, यानी जब हमारा x टेंड करेगा इन्फिनिटी को, तो हमारा x⁴ कहाँ टेंड करेगा, ये भी इन्फिनिटी को टेंड करेगा। फिर जब हम इसमें -5 × इन्फिनिटी कर देंगे, तो ये क्या हो जाएगा -∞ की तरफ ये चला जाएगा। तो हमारा क्या करे कि जो QX टेंड करेगा, तो हमारा जो QX किधर टेंड कर दिया -∞ की तरफ, तो QX टेंड करेगा -∞ की तरफ, जब x टेंड करेगा इन्फिनिटी की तरफ, x टेंड करेगा इन्फिनिटी, तो QX -∞। हाँ, तो ये ऑप्शन हो जाएगा सही। वैसे ही बारी बारी आपको ये सारा ऑप्शन चेक करना है, और आप इसका आंसर जरूर से कमेंट बॉक्स में दीजिएगा। एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग। आपको अगर मतलब और भी चाहिए कि अगर आपको और भी प्रैक्टिस करना है मैथ में, तो आप जरूर कमेंट कीजिएगा, हम उस पर वीडियो जरूर बनाएंगे। थैंक यू, बाय बाय।